हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 13 अगस्त 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं पीआईबी में वो सारे हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हमने करंट अफेयर्स में कवर किया है। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखिए आप। 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अचीव कर लिया है। अपने आप में बहुत बड़ा एफर्ट लगा है इसके लिए, क्योंकि ऐसा प्रेडिक्शन हो गया था कि ऐसा अचीव ही नहीं हो पाएगा। तो 175 गीगावाट का टारगेट है, 100 गीगावाट अचीव कर लिया है। ये हम लोग करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। उसके अलावा इन्वेस्टर समिट, इसको एड्रेस किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जो कि गुजरात में हुई है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स में। हालांकि इसके लिए एक स्लाइड की जरूरत है, तो इसको करंट अफेयर्स में ही कवर करेंगे क्योंकि पीआईबी में जरूरी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसके द्वारा क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स इसको रिलीज किया गया है। देखते हैं क्या बात की गई है। एल्डरली इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स, इसको डॉक्टर विवेक देवराय, जो कि चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, डॉक्टर विवेक देवराय ने क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स रिलीज किया है। इस इंडेक्स में ये बताया जाता है जो हमारे यहाँ के एल्डरली लोग हैं, यानी कि वृद्ध सीनियर सिटीजन लोग, उनकी कंडीशन स्टेट वाइज कैसी है, क्या किया जा रहा है उनके लिए, स्टेट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या नहीं। खैर, फैमिली वाले तो लेते ही हैं, लेकिन स्टेट्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो इंडेक्स है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स, इसको तैयार किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इसने रिक्वेस्ट की थी। इसकी रिक्वेस्ट के आधार पर ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स है, इसको इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने तैयार किया है। ये जो आपका इंडेक्स है ये बताता है पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में स्टेट वाइज जो एजिंग पॉपुलेशन की सिचुएशन है, कंडीशन है, वो कैसी है, उसका पैटर्न कैसा है। ये इंडेक्स 4 पिलर्स पर तैयार किया जाता है। 4 पिलर्स आपको रटे होनी चाहिए, जैसे फिनेंशियल वेलबींग पहला पिलर हो गया, सोशल वेलबींग, हेल्थ सिस्टम, इनकम सिक्योरिटी। ये 4 आपके पिलर्स हैं जिन पर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है। उसके बाद 8 आपके सब पिलर्स हैं, इनको आप पढ़ भी नहीं पाएंगे इतने और रट भी नहीं पाएंगे, तो 4 आप पिलर जरूर याद रखिएगा। देखिए, पर्पस क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स इसको रिलीज करने का। इसको रिलीज करने का पर्पस ये है कि स्टेट्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट किया सके, ताकि स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि उनके यहाँ जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसकी कंडीशन बेहतर हो सके। वरना अगर ये इंडेक्स रिलीज नहीं किए जाएंगे तो फिर कैसे स्टेट्स जानेंगे कि उनके यहाँ पे जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनकी कंडीशन कैसे है। तो ऐसे कंपटीशन की भावना जगती है स्टेट्स के बीच में कि हमारे यहाँ जो एजेड पॉपुलेशन है, यानी सीनियर सिटीजन हैं, उनको हम लोग बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें। आपने बस सर्विस देखी होगी, एलपीजी, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस देखी होगी, उसमें सीनियर सिटीजन्स को वरीयता मिलती है। तो स्टेट वाइज कई जगह पे डिफरेंट जो है प्लान्स लॉन्च किए जाते हैं आपके सीनियर सिटीजन्स के लिए। जो 4 पैरामीटर्स हैं याद रखिएगा, उसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया गया है हेल्थ सिस्टम द्वारा। हेल्थ सिस्टम पिलर्स जो है उसका एवरेज स्कोर क्या है? 66.97%। सेकेंड नंबर पे आता है आपका सोशल वेलबींग, थर्ड नंबर पे आता है फाइनेंशियल वेलबींग, और फोर्थ नंबर पे आता है आपका इनकम सिक्योरिटी। तो सबसे वर्स्ट कंडीशन सीनियर सिटीजन की किसमें है? इनकम सिक्योरिटी। अब क्यों है? देखिए, जो घर के लड़के होते हैं, यानी कि उनके बच्चे होते हैं, वो ढंग से इनकम प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऐसा नहीं, जैसे सपोज करिए 10,000 पा रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से आके, जो सीनियर सिटीजन हैं, दादा दादी से जाके पूछ ले कि आप 500 रुपीज रखो पर मंथ या फिर 1000 रुपीज रखो। तो वो अपनी इनकम के लिए डिपेंडेंट किस पे होते हैं? गवर्नमेंट स्कीम्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। अगर उनकी पेंशन नहीं आ रही है या फिर गवर्नमेंट द्वारा कोई और फैसिलिटी उनको नहीं दी जा रही है, तो उनके पास इनकम का क्राइसिस आ जाता है। इसीलिए आप देखिए, जो 4 पिलर्स हैं आपके इस इंडेक्स के, क्वालिटी ऑफ लाइफ और एल्डरली पॉपुलेशन, इस इंडेक्स का जो 4 पिलर्स है उसमें इनकम सिक्योरिटी सबसे बड़ा क्राइसिस क्रिएट करता है। इसका स्कोर 33.03% है, जबकि हेल्थ सिचुएशन बेस्ट है। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में याद रखिएगा, इस इंडेक्स में हेल्थ सिस्टम बेस्ट है, सोशल वेलबींग सेकंड है, फिनेंशियल वेलबींग थर्ड है, और इनकम सिक्योरिटी फोर्थ है। ये पिलर वाइज जो एनालिसिस किया गया है, इससे स्टेट्स को ये पता चलता है कि किस पिलर पर ज्यादा फोकस करना है एल्डरली पॉपुलेशन के लिए। अच्छा, इंडिया में मैक्सिमम एल्डरली पॉपुलेशन कहाँ है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये टॉप 2 स्टेट्स हैं जहां पर एजेड पर्सन रहते हैं। वहीं यूटीज की बात की जाए, चंडीगढ़ और मिजोरम में। देखिए, एजेड स्टेट्स वो हैं जहां पर पॉपुलेशन एल्डरली लोगों की, यानी 60 ईयर्स से ऊपर लोगों की जो पॉपुलेशन है वो 5 मिलियन से ऊपर है, नहीं 50 लाख से ऊपर है। और जो रिलेटिवली एजेड स्टेट हैं वहां पर सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन 50 लाख यानी 5 मिलियन से नीचे है। ये आप मैप देख लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा एजेड स्टेट्स कौन से हैं। तो राजस्थान नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है। एजेड यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़, फिर दादरा नगर हवेली, ये आपके यूनियन टेरिटरी में आते हैं।
रिलेटिवली एजेड स्टेट्स की बात करें, हिमाचल प्रदेश टॉप करता है, याद रखिएगा। उत्तराखंड यानी यूके आपका सेकंड टॉप पर है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का अलग से देख लीजिए, मिजोरम टॉप पर है एजेड पॉपुलेशन में, और मेघालय सेकंड टॉप पर। तो एजेड, रिलेटिवली एजेड, फिर आपके 4 पिलर्स याद रखिएगा, प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ये सब कुछ याद रखिएगा, ये रिलेटेड है आपके इस आर्टिकल से। तो किसने रिलीज किया है क्वालिटी ऑफ लाइफ और एल्डरली इंडेक्स को? डॉक्टर विवेक देवराय। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर विवेक देवराय। आप यहां से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्मार्ट सिटी मिशन, 2015 में लॉन्च किया था। 100 सिटीज को चुना गया था किनको स्मार्ट बनाना है, कैसे? टेक्नोलॉजीज का यूज करके। सपोज करिए एक डस्टबिन है आपका, डस्टबिन है तो यहाँ पर डेली गाड़ी आती है आपके वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन सपोज करिए डस्टबिन कभी कभी इतना ही फिल रहता है, 10% भरा हुआ है, तो उस डस्टबिन में एक सेंसर यूज किया जाए टॉप ऑफ द बॉटम, टॉप ऑफ द साइड, कि जैसे ही आपका डस्टबिन फिल हो जाए तो ये एक मैसेज भेज देगा वेस्ट वाली गाड़ी को कि भैया आइए हम फिल हो गए, हमें खाली कर दीजिए। तो वेस्ट वाली गाड़ी का जो पेट्रोल है वो डेली कम से कम खर्च नहीं होगा ना। ऐसे वो वेस्ट वाली गाड़ी डेली यहाँ तक आएगी, इसको चेक करेगी, देखेगी भरा है कि नहीं भरा है, लौट जाएगी। तो ये होता है स्मार्ट सिटी। वर्ल्ड का पहला स्मार्ट सिटी साउथ कोरिया का सियोल बना था। ये फैक्चुअल नॉलेज है, देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया था 2015 25 जून को लॉन्च किया था। 100 सिटीज को चुना गया था कि टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट करना है। देखिए ये जो 100 सिटीज हैं इनको चुना गया था 4 राउंड में, 4 राउंड में चुना गया था, जनवरी 2016 से जून 2018 तक। बाकी आप ये फैक्चुअल नॉलेज है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है, कितने प्रोजेक्ट पास किए गए, कितना फंड एलोकेट किया गया, ये हमारे एग्जाम रिलेवेंट नहीं। हाँ बस इतना देख लीजिए, जो स्मार्ट सिटीज के लिए प्रोजेक्ट टेंडर्ड किए गए हैं उसमें 260% की ग्रोथ देखी गई है, और जो स्मार्ट सिटीज में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं उसमें 380% की ग्रोथ देखी गई है लास्ट 3 ईयर्स में। स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट 5 वर्ष के लिए था, जब से ये आपके सिटीज को सिलेक्ट कर लिया गया है। तो स्मार्ट सिटीज मेरे ख्याल से मैक्सिमम यूपी में सिलेक्ट की गई थी। वो डाटा आज मैंने इंक्लूड नहीं किया है, नेक्स्ट टाइम जब भी स्मार्ट सिटीज पढ़ाऊंगा तो मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा। हालांकि आप इसको कंफर्म समझिएगा कि मैक्सिमम सिटीज कहाँ से सिलेक्ट की गई हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि यूपी से सिलेक्ट की गई थी स्मार्ट सिटीज। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मार्ट सिटीज के लिए अपना सेंट्रल शेयर रिलीज किया है 23,925.83 करोड़, यानी 23,925.83 करोड़ रुपए एलोकेट किया है स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए। इसमें से 85% यूटिलाइज किया जा चुका है पिछले 5 वर्षों में। स्मार्ट सिटी मिशन देख लीजिए 2015 में लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पहले हरदीप सिंह पुरी इसके मिनिस्टर थे, अब कौन है वो आप बताइएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो लोकल डेवलपमेंट है उसको टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट से रिप्लेस करना, यानी लोकल डेवलपमेंट के स्मार्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करना ताकि सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। स्मार्ट सिटीज मिशन 100 सिटीज को इसके अंदर सेलेक्ट किया गया है। 5 वर्षों की ड्यूरेशन है 2015-16 से 2019-20 तक के लिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है आपकी स्मार्ट सिटीज मिशन। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में कोऑपरेटिव एक्टिविटीज को इंक्रीज करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो बनाई गई है, पहली बार मैं इसका आर्टिकल ले रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का, इसका चार्ज दिया गया है किसको? अमित शाह जी को। देख लेते हैं आर्टिकल क्या है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा फार्मर्स को एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। सेंट्रल सेक्टर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन यानी CSISAC, ये स्कीम है जिसको NCDC द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, हेल्प की जाती है, सब कुछ किया जाता है। तो सेंट्रल सेक्टर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन नाफ NCDC द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। देखिए टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के तहत, इसको कोऑपरेटिव्स को, लेकिन स्टेट्स की कैटेगरी के हिसाब से टर्म लोन के साथ साथ 15 to 25% तक सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है। नाफेड क्या करता है? जो नाफेड द्वारा प्रोक्योरमेंट किए जाते हैं, गवर्नमेंट द्वारा इसके लिए गारंटी भी प्रोवाइड की जाती है। तो सेंट्रल सेक्टर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, नाफेड इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। अब कोऑपरेटिव सेक्टर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए कोऑपरेटिव सेक्टर इन्वॉल्व तो हो जाए, लेकिन कोऑपरेटिव्स का कहना है कि भाई सपोज करो प्राइस ड्रॉप हो गए तो इसको खरीदे कौन? जो प्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर का उसको खरीदेगा कौन? अगर खरीदेगा नहीं तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए PM आशा स्कीम लॉन्च कर दी।
ताकि कोऑपरेटिव जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी भागीदारी को निभाएं। पीएम आशा स्कीम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। पीएम आशा स्कीम को 2018 के बजट में अनाउंस किया गया ताकि फार्मर्स को उनके प्रोडक्ट के लिए रिम्यूनरेटिव प्राइस मिल सके, मतलब कि इतना प्राइस मिल जाए ताकि वो हताश ना हो। पीएम आशा स्कीम के 3 कंपोनेंट याद रखिएगा। पहला है प्राइस सपोर्ट स्कीम। प्राइस सपोर्ट स्कीम देखिए, वीट और राइस के लिए एफसीआई जो है एमएसपी पर प्रोक्योर कर लेता है, लेकिन पल्सेस, ऑयल सीड, कोपरा इनके लिए अभी तक कुछ वैधानिक प्रावधान, वैधानिक तो नहीं कहेंगे, क्लियर प्रोविजन नहीं थे। तो पीएम आशा स्कीम के तहत प्राइस सपोर्ट स्कीम लॉन्च कर दी गई। इसमें क्या होगा, सेंट्रल की नोडल एजेंसीज स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से पल्सेस, ऑयल सीड, कोपरा को प्रोक्योर करेंगी। ये सेंट्रल की नोडल एजेंसीज कौन सी हैं? एफसीआई और नाफेड। ये क्या करेंगी? प्राइस सपोर्ट स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगी, जो कि पीएम आशा के तहत इंप्लीमेंट की जा रही है। प्राइस सपोर्ट स्कीम में क्या होगा, मार्केट सरप्लस का जितना भी प्रोडक्शन होगा, मार्केट सरप्लस का 25% उसको प्रोक्योर कर लेंगे और बाद में ये सेल कर देंगी। अब जो सेंट्रल एजेंसीज थी उन्होंने कहा भाई हमें तो लॉस हो सकता है, सपोज करिए प्राइस ड्रॉप नहीं हुआ और ये जो पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, ये हमारे पास पड़े पड़े बेकार हो गए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इनको जो एजेंसीज होंगी प्रोक्योरमेंट वाली, इनको 16,000 करोड़ का बैंक गारंटी प्रोवाइड करेगी, ताकि एजेंसीज जो है निश्चिंत होकर प्रोक्योरमेंट करें ऑयल सीड्स का, कोपरा का, पल्सेस का। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम पीएम आशा का एक पार्ट है। और पीएम आशा कोऑपरेटिव्स को इन्वॉल्व करने के लिए, कोऑपरेटिव्स को क्या, फार्मर्स को उनका बेहतरीन प्राइस प्रोड्यूस करने, मतलब प्रोवाइड करने के लिए ऐसी पीएम आशा स्कीम लॉन्च की गई। सेकंड कंपोनेंट है आपका प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम में क्या होता है, सपोज करिए एमएसपी लो है और मार्केट प्राइस आपका हाई है। अब फार्मर्स को एमएसपी पे सेल करना पड़ रहा है, लेकिन मार्केट प्राइस हाई है, तो फार्मर्स को नुकसान हो रहा है ना। वो चाहते तो अगर उनके पास मंडीज होती, अब मंडीज स्टेब्लिश करना ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। अब स्टेट गवर्नमेंट अपने काम में विफल रही है, तो फार्मर्स को एमएसपी पे सेल करना पड़ रहा है। एमएसपी सेल करके सपोज करिए 10 रुपये एक्स्ट्रा बिक रहा है मंडी में, तो उनको लॉस हो रहा है 10 रुपये का। तो ये प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट स्कीम लॉन्च की गई। मार्केट प्राइस और एमएसपी, इसमें जितना भी अंतर होगा स्टेट गवर्नमेंट उसको पे करेंगी। इसके लिए एमपी ने भवांतर भुगतान योजना और हरियाणा गवर्नमेंट ने भवांतर भरपाई योजना लॉन्च की। तो मार्केट प्राइस माइनस एमएसपी, जितना अंतर आया उसको पीडीपीएस स्कीम के तहत पे किया जाता है। इसमें कोई भी फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं किया जाता है। ये जो फार्मर्स होते हैं एमएसपी पे सेल कर देते हैं और मार्केट प्राइस जो होता है एक्स्ट्रा वो ले लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट से। फिर तीसरा था आपका पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। इसमें क्या होता है, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं उनको प्रोक्योरमेंट और स्टॉक करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगी। अभी तक फूड सेक्टर में आपने नहीं देखा होगा प्राइवेट एजेंसीज द्वारा प्रोक्योरमेंट किया जाता है या फिर स्टॉक किया जाता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री जो आशा स्कीम है, पीएम आशा स्कीम, उसके तहत प्राइवेट एजेंसीज भी अब इन्वॉल्व हो जाएंगी, एमएसपी पर कमोडिटी को परचेस कर लेंगी और बाद में सेल कर देंगी। खास करके ऑयल सीड्स के लिए ऐसा किया गया क्योंकि ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में इंडिया, एडिबल ऑयल खासकर इंडिया बहुत पीछे है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देख लीजिए, एसीसी बैटरीज, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज, इनका मैन्युफैक्चरिंग हो सके और इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस हो, इसके लिए प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम अनाउंस कर दी गई। देखिए एक ग्लोबल डाटा एनालिटिकल फर्म है, उसने कहा जो लिथियम आयन है या फिर लिथियम है उसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। लिथियम आयन बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज हो रही है, इसलिए लिथियम की डिमांड बढ़ जाएगी। 2020 में लिथियम की डिमांड ग्लोबल डिमांड रही है 47,300 मीट्रिक टन। 2024 तक ये डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी, 1,17,400 मीट्रिक टन हो जाएगी। तो लिथियम की डिमांड बढ़ने वाली है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिथियम का आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टेबल नहीं लगाई है, मैं आपको बता देता हूँ। 2019 में लिथियम आयन जो बैटरीज और प्राइमरी सेल्स हैं, 2019 के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट तो कम ही किया क्योंकि हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता है लिथियम। वही 2020 के दौरान एक्सपोर्ट कितना किया, 49.44 करोड़। तो 69 करोड़ एक्सपोर्ट हुआ लिथियम आयन और लिथियम आयन बैटरीज और प्राइमरी सेल्स का, कब, 2019-20 के दौरान। फिर 2020 के दौरान लगभग 49 करोड़ के आसपास हुआ। एक्सपोर्ट तो हम लोग कम करेंगे ही क्योंकि लिथियम का हमारे यहाँ कुछ नहीं पाया जाता, ना ही भंडार, ना ही हम लोग प्रोड्यूस करते हैं लिथियम। हालांकि इंपोर्ट हमने बहुत किया। 2019-20 के दौरान हमने लिथियम का इंपोर्ट कितना किया, 8,818 करोड़ का, 8,818 करोड़ का इंपोर्ट किया। 2020-21 के दौरान 8,811 करोड़ का इंपोर्ट किया। तो देखिए लिथियम हम लोग कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई इस इंपोर्ट को कम करना है, इसीलिए एसीसी एडवांस केमिस्ट्री जो सेल्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए पीएलआई स्कीम को अडॉप्ट कर लिया गया है। लिथियम याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो भी बैटरी यूज होती है उसके लिए लिथियम बहुत जरूरी है। और लिथियम वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो भंडार है लिथियम का पाया जाता है वो कहाँ पे, चिली में पाया जाता है।
लेकिन अगर देखा जाए कि लिथियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है तो ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया में मई 2021 में जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए भी लॉन्च कर दी गई, यानी एडवांस केमिस्ट्री सेल आप मैन्युफैक्चर करिए और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का फायदा उठाइए। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम किसी भी सेक्टर में 5 वर्ष तक इंप्लीमेंट की जाती है। पर ईयर 4% to 6% तक अगर आपकी इंक्रीमेंटल सेल होती है पिछले वर्ष से इस बार, तो आपको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का फायदा मिलता है, लेकिन उसके लिए अलग से भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। हालांकि जो 5 ईयर हैं उसमें बेस ईयर 2019-20 यूज किया गया है। एसीसी बैटरीज के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आपको तब मिलेगा जब 5 गीगावाट पर आवर की एसीसी टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं उनको स्थापित किया है। लगभग 50 गीगावाट आवर्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको स्थापित करना पड़ेगा एसीसी बैटरीज का, तभी आप प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। मई 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसीसी बैटरीज के लिए जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम थी, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18,100 करोड़ अनाउंस कर दिए। तो एसीसी बैटरीज में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए 18,100 करोड़ रुपए अनाउंस कर दिए कैबिनेट ने। ये जो पीएलआई स्कीम है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज की, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा एनपीएसीसी स्कीम के तहत नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के तहत इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये एनपीएसीसी स्कीम क्या है? देखिए 50 गीगावाट आवर की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाले एसीसी बैटरीज को मैन्युफैक्चर करना है। एनपीएसीसी स्कीम में कहा गया है कि 50 गीगावाट आवर्स वाले मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाले एसीसी बैटरीज, इनको मैन्युफैक्चर करने पर 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। गवर्नमेंट ने लगाया कितना? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने दिया कितना? 18,100 करोड़, और इन्वेस्टमेंट कितना आया? 45,000 करोड़। तो ये देखिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का फायदा एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज के लिए बस 2 फैक्ट याद रखिएगा। कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम एडवांस केमिस्ट्री बैटरी के लिए कितना? 18,100 करोड़ रुपए, और आएगा कितना फंड? 45,000 करोड़ रुपए के आसपास। एसीसी बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग को क्या करना होगा अगर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का फायदा लेना है? तो पहली बात तो एसीसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कम से कम 5 गीगावाट पर आवर की कैपेसिटी वाला स्थापित करना होगा। साथ ही साथ 2 वर्षों में जिसमें वैल्यू एडिशन कम से कम 25% डोमेस्टिक हो, जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हो 25% हो। ऐसा नहीं कि आप सब फॉरेन से लिए आ रहे हैं और आप प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं। साथ ही साथ 2 वर्षों में मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट 225 करोड़ हो, तब तो आप प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का फायदा ले सकते हैं। तो ये हो गई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को स्टार्ट करना, कि अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं 2 वर्षों की, तो आप प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का फायदा ले सकते हैं। उसके बाद बेनिफिशरीज जो फर्म होगी उनको इंश्योर करना पड़ेगा जो भी वैल्यू एडिशन आ रहा है उसका 60% कम से कम डोमेस्टिक लेवल पर आ रहा है 5 वर्षों में, तब ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम उनके लिए 5 वर्षों तक जारी रहेगी। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेन है हमारे लिए कि जो एसीसी बैटरीज हैं उनके लिए प्रोडक्शन लिंक कितना 18,100 करोड़ रुपए अनाउंस किया गया कैबिनेट ने, और 5 वर्षों में 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है जो एलपीजी कस्टमर्स हैं वो 29.11 करोड़ हो गए हैं। अब देखिए राज्यसभा में जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम के स्टेट मिनिस्टर हैं रामेश्वर तेली जी, उन्होंने बताया पहल स्कीम, इसके तहत कैश ट्रांसफर बहुत बेहतरीन किया गया है। अगर बात की जाए इंडिया में इस समय जो एलपीजी कस्टमर्स हैं वो 29.11 करोड़ हैं, जबकि जब ये स्कीम लॉन्च की थी 2016 में तो 16.62 करोड़ थे, यानी लगभग डबल हो गया है। प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ पहले स्कीम 2013 में लॉन्च कर दी गई थी मोदी गवर्नमेंट से पहले ही। पर्पस क्या था? आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट लिंक कर दिया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में जो सब्सिडी है वो सिलेंडर की पहुंच जाएगी, लेकिन ढंग से इंप्लीमेंट हुई मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिसेंटली 2nd फेज लॉन्च कर दिया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। 2nd फेज भी यूपी से लॉन्च किया है, यूपी के महोबा डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। किसका? उज्ज्वला स्कीम का 2nd फेज। फर्स्ट फेज बलिया डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया था, तो यूपी से ही लॉन्च किया है फर्स्ट और 2nd फेज, याद रखिएगा। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गोवर्धन स्कीम का भी जिक्र किया, जो कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के ओकेजन पर लॉन्च की थी 10 अगस्त को। उज्ज्वला स्कीम देख लीजिए, लोगों में बिहेवियरल चेंज लाना उज्ज्वला स्कीम का मेन पर्पज है, और इंडिया को 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, हालांकि ये बन पाना अब मुश्किल है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 1 बलिया डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च की गई यूपी के मई 2016 में। लोगों को एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना था, खास करके पुअर हाउस होल्ड को। इसके तहत पर एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपीज तक का 1600 रुपीज तक का फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाती है। 1600 रुपीज याद रखिएगा। देखिए जो उज्ज्वला 2 स्कीम है
ये डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन है। इसमें फर्स्ट रिफिल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, तो पहला रिफिल भी आपको फ्री में मिलेगा। उज्ज्वला एक जो लॉन्च हुई थी फेज 1, उसमें टारगेट बेनिफिशियरी से 5 करोड़ लोग यानी 50 मिलियन के आसपास 2022 तक कवर करना था, लेकिन अब तो 8 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। अगस्त 2018 में 7 कैटेगरीज की वुमेन्स को और इन्वॉल्व किया गया इस स्कीम में। उज्ज्वला 2.0 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन को ऐड करने का टारगेट रखता है, यानी 1 करोड़ और ऐड किए जाए। गवर्नमेंट ने क्या किया है, 50 डिस्ट्रिक्ट्स में कहा है उज्ज्वला स्कीम 2 के तहत कि 21 लाख होम्स को पाइप्ड गैस से जोड़ा जाएगा। तो 50 डिस्ट्रिक्ट्स में 21 लाख घरों को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 1 में रहता है 8 करोड़ पूरा फैमिलीज को गैस कनेक्शन मिले। इस बार क्या 1 करोड़ और यानी 9 करोड़ करने हैं। लास्ट 6 ईयर में देखा जाए तो एलपीजी इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बेहतर हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11,000 नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी स्थापित किए। तो एलपीजी सेक्टर में देखिए ऐसे ही नहीं टीबी कम हो गया। ग्रामीण इलाकों में टीबी कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि चूल्हों से फुर्सत पा गई महिलाएं, नहीं तो फिर वो तो चूल्हा ही फूकती रहती थी और पुरुष तो घूमते रहते थे। खैर वो बात अलग है। नेक्स्ट आर्टिकल है पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए फंड। देखिए पुलिस किसका सब्जेक्ट है, पहली बात तो आप यहां देख लीजिए। पुलिस स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 7 शेड्यूल है उसमें स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन आता है। स्टेट लिस्ट में पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर आपका स्टेट लिस्ट में आता है। कि ऐसे ही नहीं फार्मर्स जो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर आता है स्टेट लिस्ट में और बिल किसने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसीलिए आंदोलन ज्यादा हो रहा है। इरिगेशन भी आपका स्टेट लिस्ट में आता है, आपको ये पता होना चाहिए। 7th शेड्यूल में ये लिस्ट दी गई है। कॉन्क्रीट लिस्ट में ये सब सिस्टम आते हैं जिसमें स्टेट और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। पुलिस पब्लिक ऑर्डर ये स्टेट सब्जेक्ट है, याद रखिएगा 7th शेड्यूल में। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुलिस के मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड एक स्कीम लॉन्च की जिसमें 3 वर्षों पर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस पर 2017-18 से लेकर 19-20 के दौरान टोटल आउटले 25,061 करोड़ जो है पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए 3 वर्षों के लिए दिए गए। इसमें सेंट्रल का शेयर देखिए आप कितना है, 18,636 करोड़ से ऊपर है। 2020-21 में भी इसको कंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि भाई खर्चा इतना हुआ तो सोचा चलो इसको कंटिन्यू कर देते हैं। 2 वर्टिकल्स हैं इस स्कीम के, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस स्कीम अम्ब्रेला स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही होगी, पक्का आप याद रखिएगा। 2 वर्टिकल्स हैं। पहली बात तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, जिसमें आपका CCTNS नेटवर्क भी शामिल है, CCTNS नेटवर्क भी शामिल है पहले वर्टिकल के तहत। दूसरा वर्टिकल है ई प्रिजन प्रोजेक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CCTNS प्रोजेक्ट यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, इसके लिए कितना दिया, लगभग 2,000 करोड़ रुपए दिए थे, जिसका 97.5% रुपए यूटिलाइज हो गया। कितना, 1949 करोड़ रुपए यूटिलाइज हो गया। तो CCTNS प्रोजेक्ट के लिए कितना दिया गया, 2,000 करोड़ रुपए, 1949 करोड़ रुपए यूज हो गए। फिर ई प्रिजन प्रोजेक्ट, इसके लिए टोटल एक्सपेंडिचर 100 करोड़ बोला गया था और 100 करोड़ खर्च हो गया। अब पता नहीं ई प्रिजन हुआ कि नहीं हुआ, ये भी नहीं पता है, ठीक है। इसके अलावा सब स्कीम जो सेंट्रल एजेंसीज की हैं, देखिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस, इसके तहत एक सब स्कीम लॉन्च की है ताकि लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है वहां पर पुलिस फोर्सेस जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका मैनेज कैसे किया है। तो 4 वर्षों पर इस पर खर्च हुआ है 583.03 करोड़ रुपए। स्पेशल सेंट्रल अलाउंसेस दिए जाते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले डिस्ट्रिक्ट में। देखिए एडिशनली पुलिस मॉडर्नाइजेशन के अलावा जो पुलिस वायरलेस हैं इनके अपग्रेडेशन के लिए अलग से 31.41 करोड़ रुपए एक्सपेंड किए गए। और उसके अलावा सब स्कीम है असिस्टेंट टू स्टेट फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम, 100% एक्सपेंडिचर पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है। ये देख लीजिए, असिस्टेंट टू स्टेट फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस 2017-18, 18-19, 19-20 के दौरान जितना एलोकेशन हुआ है 98 से 99% तक खर्च हो गया है। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस में कुछ खास आर्टिकल नहीं था। अगर आपको याद भी रखना है तो सिर्फ स्टार्टिंग का जो आपका फंड है वो याद रखिएगा, ठीक है। और 2 वर्टिकल्स याद रखिएगा, पहला पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, दूसरा ई प्रेजेंट प्रोजेक्ट, ये याद रखिएगा। और स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट वो सारे आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये पूछ लेंगे एग्जाम में कि इसमें से सेंट्रल लिस्ट कौन सा नहीं है, स्टेट लिस्ट कौन सा नहीं, तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब टेक केयर, गुड